guys. Today I am going to discuss YPA Current Affairs 7th May 2025. लास्ट क्लास में हमने ये देखा, बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस पर, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये देखोगे कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम जो हम लोग ने देखा कास्ट सेंसस, जो मैंने आपको ये बोला कि 100% मैं ये बता रहा हूँ कि मेंस से एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर कास्ट सेंसस से आएगा। और प्रीलिम्स में भी आप कुछ देखोगे कि जो फर्स्ट कास्ट सेंसस हमारा आया था उस टाइम कौन उसके चेयरमैन थे, कौन नहीं थे, कैसे उसको ऐसो हम लोग इम्प्लीमेंट किए, कहाँ पे हम लोग ओबीसी को छोड़ दिए, एसटी एससी को ऐसो कास्ट सेंसस में ऐसो भागीदार बनाया गया। ठीक है, मंडल कमीशन का जिक्र मैंने किया। ठीक है, केलकर कमेटी की मैंने बात की, तो वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाईपीए करंट अफेयर्स 7 मई का। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि एक हमारा पहला जो टॉपिक है इंडिया बैटल्स अगेंस्ट डी इन्फ्लुएंसिंग। यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि बहुत सी बातें आई, फेक न्यूज़ आया, मिस इन्फॉर्मेशन आया, जिसके कारण बहुत यूट्यूब चैनल से और कहीं ना कहीं ट्विटर से बहुत से फेक अकाउंट को बंद किया गया। तो ये जो वर्ड्स है डी इन्फ्लुएंसिंग, इस पे हम लोग को देखना है। 2-3 बातें देखने की हम लोग की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताया कि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले टॉपिक होता है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड होता है, उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ों को देखना है। सबसे पहला इसमें आपको देखना क्या है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द नेशन मोस्ट अनेबल टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। किसने कहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आ जा रहा है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन है सो जारी करते हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यूपीएससी में 1-2 रिपोर्ट तो ज़रूर पूछा जाता है कम से कम। तो कुछ चीज़ें हैं। अभी एचडीआई के बारे में बात हम लोग करेंगे, उनको कौन निकालते, यूएनडीपी के द्वारा वो जारी किया जाता है। अब इसमें देखना है कि आर्टिकल 19(1) में क्या बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19.2 इंक्लूडिंग डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। मीन्स एब्सल्यूट राइट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आप कुछ भी बोल सकते हो। नो, आपको कहीं ना कहीं है सो उसमें बाध्य किया गया है आर्टिकल 19(1) में। ठीक है, और आर्टिकल 19(2) में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस डी इन्फ्लुएंसिंग के बारे में क्या क्या बैन किया गया था, कौन कौन से एक्ट से किया गया। तो सबसे पहले देखिए द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें क्या है? तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होल्ड इन्फ्लुएंसर अकाउंटेबल फॉर डिप्टी प्रमोशंस, ये सब चीज़ बैन किया गया है। फिर डिजिटल रेगुलेशन अंडर एक्ट आईटी सेक्शन 66, सेक्शन 67। इंटरमीडिएट गाइडलाइन 2021 में क्या था? डिफेमेशन एंड ई कॉमर्स लॉ पेनलाइज हार्मफुल कंटेंट एंड इंश्योर एक्यूरेट एंडोर्समेंट। मतलब आपको इसमें 2-3 चीज़ देखने की ज़रूरत क्या है, जो आपको है सो जानना होगा जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे। तो डी इन्फ्लुएंसिंग के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19.1 एंड 2 के बारे में जानना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में, उसमें क्या है सो बैन लगाया गया, वो आपको देखना होगा। उसके बाद डिजिटल रेगुलेशन अंडर एक्ट आईटी एक्ट सेक्शन 67, 67 और 66 में क्या बोला गया है। तो ये सब प्रीलिम्स से कोरिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आप यहाँ पे ये जरूर देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आइडेंटिटी किया जाता है। उसमें इंडिया एकदम वनरेबल पोजीशन पे है। ठीक है, मोस्ट वनरेबल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 2-3 बातें आपको इसमें भी देखने की ज़रूरत है, जो आप देखेंगे यहाँ पे कि मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आखिर कोर्ट ने रिपोर्ट दिया था। ठीक है, क्या जजमेंट आया था, ये सब डी इन्फ्लुएंसिंग
में बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है, दो तीन बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड में आप बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा, और कीवर्ड्स तो मैं बता ही दिया हूँ, कीवर्ड्स, ठीक है। अब सेकेंड हमारा जो न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अभी आप देख रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इट्स इम्पैक्ट ऑन शुगर प्राइस। शुगर प्राइस में, शुगर को पहले ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में पढ़ने की ज़रूरत है कि आखिर शुगर होता कहाँ है। तो इसमें आपको देखना होगा रेनफॉल, रेनफॉल जहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे शुगर आपको मिलेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, और आप देखेंगे यूपी, ये सब शुगर के लिए बहुत, शुगर के प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे ऐसा रेनफॉल ज़्यादा होता है। ब्लैक सॉइल का भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। शुगर के बारे में आपको देखना है ये सब चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आखिर प्रॉब्लम हो रहा है कि शुगर का जो प्राइस है उसको इम्पैक्ट कर रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, क्यों आखिर ऐसा। तो आप देखेंगे कि डाटा शो ए रैपिड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ शुगर कैन बेस्ड इथेनॉल सप्लाइड for blending over the past decade, going from about 40 crores liters financial year 14 to nearly 60-70 crore liter financial, मतलब कितना ज़्यादा लीटर्स इथेनॉल सप्लाइड का है सो बढ़ा है, ये देखने को यहाँ मिल रहा है कि वहाँ पे था 40 करोड़ और अचानक ऐसो 10 साल बाद 670 करोड़ लीटर की इजाफा हुई है। तो इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि sugar production has been the decline since 2020, so much that center approved a hike in fair remunerative price the crop to protect the interest of farmer। मतलब जैसे आप देखेंगे कि एमएसएमई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, आप देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बहुत से कल्टीवेशन में दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें क्या होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि उसके प्राइस को है सो प्राइस नीचे नहीं है, उसको प्रोटेक्शन के लिए है सो एमएसपी एक प्राइस गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, कि इससे नीचे है सो ये है चीज़ नीचे नहीं बिकेगा, यानी वो सेल आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है सो प्राइस टू क्रॉप प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। जब आपको अगर पैसे ज़्यादा मिलेंगे फार्मर्स को तो तभी वो है सो उस इंटरेस्ट दिखाएगा उसके प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ है सो गवर्नमेंट के थ्रू ये सब यहाँ पे किया गया था, ठीक है। शुगर के लिए जो चीज़ जानना है वो मैं आपको बताया, ठीक है, कि इसमें जहाँ रेनफॉल्स ज़्यादा होता है वहाँ पे शुगर है सो, क्योंकि शुगर के प्रोडक्शन में कल्टीवेशन में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी ये सब जो जगह है यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और शुगर का वो जो छाल होती है उसी को है सो ब्लेंड करके है सो इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो तीन बातें देख ली हम लोग। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है जो मैं बताया था आपको, एचडीआई में सबसे पहले आपको जानना होगा, सबसे पहले इसमें एजुकेशन की बात होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, फिर नेशनल इनकम, ठीक है। आप देखिए कि 2023 में हमारा जो रैंक था 134 था, लेकिन अभी 2024 में 130 हो गया, ठीक है। दो तीन बात इसमें आपको देखना होगा, जो कीवर्ड्स मैंने बताया, ग्रॉस नेशनल इनकम मेरे पुराने वीडियो में आप जाके देखेंगे, वहाँ पे जीडीपी के बारे में बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। एचडीआई किन तरीक़ों से निकाला जाता है, सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम।
और HDI निकालता कौन है? HDI निकालता है UNDP, ये HDI को जारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरी जो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, EV एडॉप्शन एंड इंडियाज नेट जीरो टारगेट। यहाँ पे आपको देखना होगा कि नेट जीरो टारगेट का मीन्स क्या होता है। तो आप देखेंगे जो ग्रीन हाउस गैस जो भी है सो होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करके जब उसे जब मैं बैलेंस कर दूंगा तो उसे नेट जीरो टारगेट कहते हैं। ये नेट जीरो टारगेट 2070 का टारगेट है, जब इसे हम लोग को कंप्लीट करना है। फेम, इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे, फेम सेकेंड। तो यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है कि द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस एंड कस्टमाइज एनर्जी सोल्यूशन रिपोर्ट हाईलाइट EV adoption is vital to meeting India net zero target by 2070, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया 2070, and achieving 30% EV penetration by 2030। मतलब एटलीस्ट 30% EV मोटर व्हीकल्स रोड पे रोड में उसका प्रेजेंटेशन एटलीस्ट 30% हो 2030 में। और ग्रोथ इज बीइंग ड्राइवन बाय सपोर्टिव पॉलिसी लाइक फेम 2 स्कीम। फेम 2 स्कीम 2019 के बाद उसे फिर से ऐसा स्टार्ट किया गया, और उसमें फेम 2 में ये बोला गया कि जितने भी मोटर व्हीकल्स है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट होते चले जाए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रोड प्रेजेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हो, जिसके कारण है सो जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कहीं ना कहीं हम लोग मिटिगेट कर सके और हमारा जो है सो क्लाइमेट गोल है वो अचीव हम लोग कर सके। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फेम 2, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिविल सर्विस डे। बहुत कुछ नहीं है इसमें, जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। सिविल सर्विस मनाया कब जाता है? अप्रैल 21 में। ठीक है, ये जान लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि सिविल सर्विस में 2-3 चीज़ें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कीवर्ड्स, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लेटरल इंटेंट, ठीक है, मेरिट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, द प्रिंसिपल that all individual and institution are subject to and accountable under the law। जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे पब्लिक हो, वो अंडर द लॉ ही काम हो, दैट इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आगे बढ़िए, ये आप पॉलिटी में जाके देखेंगे रूल ऑफ लॉ को बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ था, जो मैं आपको बता रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ फेक न्यूज़। यही मैं आपने बताया था कि जो यूट्यूब चैनल है उसमें ऐसो डॉक्टर मेदुसा, उनका ऐसा चैनल 4 PM न्यूज़ को बैन किया गया, टेक डाउन किया गया। ऐसे बहुत से है सो न्यूज़ चैनल है यूट्यूब में, या जो भी फेक अकाउंट्स है उसे बंद किया गया। और जो भी लॉ है, जैसे मैं बताया आपको कि कंज्यूमर एक्ट है, वहाँ पे है सो आप ये देखेंगे कि है सो IT एक्ट 2020, ठीक है, 2000। फिर आप देखेंगे वहाँ पे कि मैं आपको बताया था कि उसका जो 66 और 67 जो सेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं बैन करता है। ठीक है, फेक न्यूज़ के लिए। ठीक है, और पहलगाम अटैक को लेके, ये फेक न्यूज़ को लेके बहुत सी बातें आई। ठीक है, यहाँ सेक्शन आप देखिए, सेक्शन जानना जरूरी है। 79 प्रोविजन ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू इंटरमीडिएट फॉर यूजर कंटेंट। ठीक है,
तो ये सब चीज़ आपको बहुत है जो अ, आपको आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ऐसा इम्पैक्टफुल होता है कि अगर फेक न्यूज़ अगर तो कहीं ना कहीं देश के अंदर ऐसो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और कन्फ्यूज़न से बहुत सी चीज़ें गलत हो गई, सिविल वॉर हो सकता है। तो बहुत ऐसा जो न्यूज़ चैनल है उसको हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसो मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है बाय द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे हमारे एलन मार्क साहब है सो टेस्ला के जो संस्थापक हैं, उन्होंने अपना ओन है सो इंटरनेट सर्विस स्टार लिंक का यूज़ करना चाहते हैं अपने कामों पे, लेकिन ऐसो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसे अभी तक ऐसा क्लियरेंस नहीं दी है, ठीक है। एंड ग्लोबल मोबाइल पर्सन कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPSC ऑथराइजेशन, ये चीज़ ज़रूरत पड़ता है। आप देखिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस नीड टू ऑथराइजेशन टू ऑफर सर्विस इन इंडिया। जब भी कोई भी सर्विसेज इंडिया में अगर है सो एक्टिव किया जाता है तो इनका ऑथराइजेशन ज़रूरत होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2-3 वर्ड बहुत है। GMPCS अभी मैंने यहाँ पे बताया था, इसका क्या मीनिंग है? ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ए लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए इनके द्वारा एक लाइसेंस दिया जाता है, तभी आप है सो उस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं इंडिया में। तो जो स्टार लिंक है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि स्टार लिंक है क्या, व्हाट इज दिस, हुज, किनका है? तो सबसे पहला है कि है क्या, तो ये इंटरनेट सर्विस है, किनका है? एलोन मस्क का। तो ये सब है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कि पहलगाम एक जगह है, गुलमर्ग भी है जो LOC के इर्द गिर्द पाया जाए हो है इर्द गिर्द, जो यहाँ पे आप देखिएगा लेस देन 5 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC गुलबर्ग। बहुत अच्छा जगह है, बहुत खूबसूरत जगह। गुलबर्ग इज ए रिनाउंड टूरिस्ट destination in Jammu and Kashmir, located near line of control, de facto border between India and Pakistan, de facto border, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गगनयान मिशन लॉन्च, ठीक है। गगनयान मिशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। इसमें आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि इसमें गगनयान मिशन में क्या है, गगनयान मिशन में 3 लोगों को भेजना है, 2 अनक्रूड एंड 1 विथ रोबोट। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इनका नाम है जो रोबोट है व्योम मित्रा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है मान लीजिए MCQ में कि व्योम मित्रा किस मिशन से रिलेटेड है, एक्चुअल है क्या, तो आपको रोबोट बोलना होगा, गगनयान मिशन के बारे में जानना होगा, उसको है सो कब तक है सो किस क्वार्टर में है सो प्लेस करना है, तो टेक प्लेस इन द फर्स्ट क्वार्टर 2027, ठीक है। ये सब जानने की ज़रूरत है। जल्दी से कंप्लीट हम लोग को करना है, जितना मैक्सिमम मिनट पे हम लोग कंप्लीट कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, बहुत अच्छा एक इनका इनिशिएटिव है, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025। गडकरी साहब जो हैं वो ये सब चीज़ को बहुत अपने ध्यान में रखे और बहुत सी चीज़ जो उन्होंने आगे किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने किया है। आप देखिए कि इसमें क्या है, इंटाइटल जिनका भी जो विक्टिम है, जो एक्सीडेंट विक्टिम जो हुआ है, उनको क्या हुआ है, इंटाइटल टू कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख फॉर द फर्स्ट 7 डे एट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल। किन्होंने क्या नोटिफाई? मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट। कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये कम इनटू फोर्स 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा। इसको ऐसो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी शैल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द प्रोग्राम, ठीक है।
मेडिकल जो डिले होता है उस डिले को है सो खत्म करने के लिए स्कीम लाएगा। और इससे इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी रोड एक्सीडेंट होता है, रोड रेज होता है, उसको कहीं ना कहीं उसको कम किया जाए, और इससे है सो बहुत फायदा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर 2-3 दिन से चल रहा है, और आप लोग को भी इसको जानना होगा। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर किसी भी दो कंट्री के बायलैटरल एग्रीमेंट अगर किसी दो कंट्री के बीच होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी जो चीज़ें, उसमें जो टैरिफ जो लगता है, वो टैरिफ कहीं ना कहीं उसे ऐसा बैलेंस करने जीरो कर दिया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और इसमें इंडिया को सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया को बेनिफिट क्या होगा? इंडिया का जो टेक्सटाइल एंड अप्रैल जो सेक्टर है, लेदर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा, एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, ये सब को बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एक बायलेटरल ट्रेड टुवर्ड द एम्बिटिशियस टारगेट यूएसडी $100 बिलियन का टारगेट है हमारा यूके एंड इंडिया का, कि 2030 तक ये हम 100 बिलियन तक हमारा ट्रेड जो है वो पहुंच जाए। और इसमें आप देखेंगे कि जो ईपीसी चेयरमैन है सुधीर सेखरी सेट एफटीए विल ओपन अप ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर गारमेंट एक्सपोर्टर। मैं अभी आपको बताया जो टेक्सटाइल और अपीयर्स के जो भी है सो जो कंपनियां हैं उनको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं ज़रूर ये सब, जब भी आप टॉपिक पढ़े तो कीवर्ड्स के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड्स आपको यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव क्या होता है, जिसमें बहुत बल्क में है सो लेबर का है सो ज़रूरत पड़ता है, उसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब है सो बहुत टॉपिक है, ये हमारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है सो डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करें और गो थ्रू हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट अभी का टाइम है रिवीजन। और रिवीजन अगर आपको एक जगह पे सिंगल विंडो सिस्टम जिसको आप बोल सकते हो, इंडिया जो का है, वो हम भी एक तरह से वाईपीए को एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम बना के यहाँ लाना चाह रहे हैं कि आप लोग को एक जगह पे बहुत कुछ यहाँ पे लगभग जो भी रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की वो आप लोग को फुलफिल हो। इसलिए ऐसो हमारे पीडीएफ को भी बहुत अच्छे से आप गो थ्रू होइए एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप देख लीजिएगा। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी क्या है, गैंसोल इंजीनियरिंग क्या है, तो ये कीवर्ड्स में आप जरूर जाएंगे। कीवर्ड्स में देखिएगा कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जियो जिनटोंग विंस वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। एक्चुअली ये पहला चाइनीज प्लेयर है जिन्होंने ये कारनामा किया है, ठीक है। और देखिए हम बार बार बोलते हैं यूपीएससी थोड़ा हट के सोचता है। ये नहीं पूछेगा कि किन्होंने जीता, ये पूछ सकता है कि इन्होंने किनको हरा के जीता एमसीक्यू में। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन वो बनाएंगे तो ये सिर्फ 1 2 3 ऐसा नहीं होगा, 1 2 नॉट कोई नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन अधिकतर यूपीएससी में आपको मिलेगा। तो वहां पूछा जा सकता है कि किनको हरा के उन्होंने जीता, तो मार्क विलियम को 18-12 का पॉइंट में उन्होंने हराया, मार्क विलियम को। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, ये हमेशा जो आप सोचते हैं उनसे अलग सोच के यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो ये देखने की जरूरत है। ऐसे ये भी जरूर चाहिए कि जियो जिनटोंग है सो फर्स्ट चाइनीज प्लेयर है जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आ गया है कि अर्बनाइजेशन एंड बर्ड कलरेशन, ये बहुत है। आप देखेंगे जितना पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण ये जो है जो टॉपिक है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के कारण बर्ड का कलर भी चेंज होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि वेदर अर्बनाइजेशन एसोसिएट विद डिफरेंस इन बर्ड कलरेशन, द अर्बन कलर
होमोजाइनेशन हाइपोथेसिस होल्ड दैट सिटीज रेंडर बर्ड कलर मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखिए कलर डिफरेंस क्या है, मेल और फीमेल में अंतर क्या है। मेल बर्ड्स आर ऑफन ड्यू टू सेक्सुअल सिलेक्शंस, मेल्स इवॉल्व ब्राइटर प्लम्बी एंड अट्रैक्ट मेट्स फॉर एजर्ट डोमिनेंस। फीमेल में बी मोर colored because in they often the egg and take care of spring। ठीक है, birds color dramatically around the globe alongside variation in climate, habitat, diet, mitigation, type of mating system, whether they lives in group। बर्ड का जो कलर है इस पे बहुत डिपेंड करता है। some color like yellow and red are divided from connote in food, while the black and gray are result of melanin। जो ब्लैक और ग्रे होता है मेलेनिन के कारण है, सो ब्लैक और रेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ब्राउन कलर डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिटी बर्ड्स मोर लाइकली टू कलर वाइल अवॉइडिंग ब्राउन। ठीक है, सिटी में ये ऐसा बर्ड्स का कलर पाया जाता है। तो ये सब साइंस टेक का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से गो थ्रू होइए। ठीक है, और जो कीवर्ड्स है कीवर्ड्स पे ध्यान दें। और इधर है सो चित्रा मैम भी लगातार है सो करंट अफेयर्स अपने एंड से दे रही है, यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए। यूपीपीसीएस का जो मेंस हो रहा है उस पर उन्होंने फोकस किया हुआ है, और यूपीएससी के लिए भी वो बहुत तरीके से आप लोग को है सो करंट अफेयर्स लगातार उनका अपडेट आ रहा है। तो ज़रूर आप IPA चैनल यूथ पावर एकेडमी से जुड़िए, और इनका जितना भी अपडेट है आपको यहाँ बहुत फ़ायदा होगा हर एग्ज़ाम पे। ठीक है, तो ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, और अब हम लोग ऐसो वाइंड अप करते हैं आज का क्लास को, और बहुत जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर और गाइस।